अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले प्रोग्राम में मैंने कुर्बानी के हवाले से FIR'ें कटने और मुआशरे की और रियासत की ज़हनी और फ़िक्री और मुआशरती मुआशी पसमानदगी का ज़िक्र किया था और साथ ये अर्ज़ किया था कि इस वक्त जो खच बच जाए उसको लेके प्लेट में रख के तो तबसरे करने बैठ जाने का वक्त नहीं है। और बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई इक़दाम बहैसियत रियासत बहैसियत हुकूमत ऐसा नहीं किया जा रहा जिस इक़दाम के ऊपर बंदा ये राय लगा सके, ये फतवा दे सके या ये उम्मीद कर सके कि ऐसे इक़दामात जब रियासतें और हुकूमतें और मुआशरे करते हैं तो उसके बाद वो तरक्की की तरफ जाते हैं। मेरे एक दोस्त से जब मेरी बात हो रही थी पाकिस्तान से, उनका ताल्लुक़ इसी से जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे होते हैं उन्हीं में सीनियर अफसर थे, तो मुझे कहते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है आपके यहाँ। मैंने कहा मेरे यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन ये है कि 8 साल में एक दफ़ा भी ऐसा इत्तफ़ाक नहीं हुआ कि मैंने बर्लिन या हैम्बर्ग या मतलब दूसरे डुसलडोर्फ जितने भी जर्मनी भर के मुख्तलिफ बड़े या छोटे शहर हैं वहाँ सफ़र करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। फ्रैंकफर्ट में तो होते ही हैं। और इसके अलावा अगर स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, किसी मौके पे ऐसा नहीं हुआ कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारी गाड़ियों को रोक लिया जाए और ये कहा जाए कि आप सारे के सारे यहाँ पे इंतज़ार करें। और इस वक्त जर्मन चांसलर या वज़ीर आज़म इटली या इस तरह किसी शख्सियत ने गुज़रना है, जबकि वहाँ ये आम मामूल है। नंबर 2, सबका तजर्बा होगा यहाँ रहने वालों का कि एक दफ़ा भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि एम्बुलेंस ने या फायर फाइटर्स की गाड़ी ने या पुलिस की ऐसी इमरजेंसी की सूरत में जाने वाली गाड़ी या गाड़ियों ने अपनी रिवॉल्विंग लाइट्स या वो हूटर जो हैं वो बजाए हों और उनको रास्ता ना मिला हो। उसी वक्त गाड़ियों ने दाएं बाएं होना है और उसको क्लियर रास्ता मिलना है। और एक दफ़ा तो ये हुआ कि एक एरिया में हमने देखा कि जो लोकल ट्रेन शहर के अंदर चलती थी, ट्रेन या ट्राम कह लें, तो उसको किसी वजह से फ़नी ख़राबी हो गई और वो ना अपने वक्त पे अवेलेबल थी और वो अगले 8-10 घंटे उसने उस रूट पे अवेलेबल नहीं होना था गाड़ी ने। तो उसी वक्त उन्होंने कोई 50-60 टैक्सियां हायर करके और उन टैक्सियों को एक फ्लैग दिया हुआ था और वो फ्लैग उन्होंने उस पर लगाया और वो फ्लैग वाली मर्सिडीज़ टैक्सियाँ जो थीं वो उस सारे एरिया में घूम रही थीं और वो आहिस्ता हो जाती थी, स्टॉप पे जाके फिर चल पड़ती थीं। लेकिन उनकी जस्टिफिकेशन ये थी कि इस जगह पे जो हमने ट्राम और ट्रेन का रूट बनाया हुआ है पिछले कई सालों से, वो इस वक्त कुछ वक्त के लिए मुरम्मत या किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं है। लेकिन वो जो हमारा आम आदमी है, वो जो हमारा टैक्स पेयर है, वो जिसके लिए ये रियासत के तमाम इदारे कायम हैं, वो जिनके इंतज़ाम व इंसराम के लिए एक आइन वज़ा करके तो हमने सबकी सहूलत के लिए वो हम उसके कस्टोडियन हैं और वो जिन्होंने हमें कस्टोडियन होने का राइट अपने वोट के ज़रिए दिया हुआ है, हम उनको ये नहीं देखेंगे कि वो जगह जगह जलील हो रहे हैं और उनको कहा जा रहा है फिर असी की करिए, यानी तो हो ही जाता है। वहाँ पर जब कोई नॉनसेंस और बेकायदगी होती है तो कहते हैं बंदे दी कोई गारंटी नहीं, ऐसी केड़ी गारंटी दी। तो यहाँ जो तरक्की करने वाले या तरक्की को कायम रखने वाले मुआशरे या हुकूमतें या रियासतें हैं, उनमें ये हरकत नहीं होती। तो उनके लिए उन्होंने 12 घंटे तक टैक्सियाँ चला दी, लेकिन ये नहीं कहा कि हमारा आम आदमी जलील हो या खज्जल ख्वार होता फिरे। ये सारा कुछ जिन मुआशरों में होता है उनसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए मज़ीद इक़दामात भी करेंगे और वही ये हक़ रखते हैं
कि वो ये दावे कर सकें कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। अगले फ्यूचर को तो कल तो किसी ने भी नहीं देखी, लेकिन आपने जो आपका गुजरा हुआ कल है और जो आपका आपके सामने मौजूद आज है, इन दो के कॉम्बिनेशन से आप आने वाले कल के बारे में मुस्बत या मनफी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उम्मीद अफजा या नाउमीदी की किसी कैफियत का शिकार हो सकते हैं। अब जहाँ के हम हैं और जहाँ के बारे में अक्सर बात होती है और जहाँ पर बकरे ज़बा करने पे FIR'ें होती हैं और उस वक्त रियासत उसको एक नॉन इशू समझ के बिल्कुल बेहिस कहें या उससे चश्मपोशी में अपनी आफियत समझती है, वहाँ के बारे में आज ही मैंने एक दोस्त की सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी, उसको मैंने वहाँ से कॉपी किया और आप लोगों के लिए रखा हुआ है कि आप एक नज़र ज़रा ये देख लें कि वहाँ पर इस तरह के सो कॉल्ड इक़दामात करने वाले और फ़ैसला साजियों में मुख्तलिफ़ हलकों में जीतने और हारने की हड़बूंग के ऊपर पूरे मुल्क की आबादी और उनके रिसोर्सेज और उनके एनर्जी को ट्यून करके और उसी की नज़र करके जो बैठा हुआ है मुल्क और कौम और हुकूमत, वहाँ पर जो उनका पढ़ा लिखा आदमी है वो सियासी लिहाज से, रियासत के लिहाज से किस तरह देख रहा है। नाम मैं उनका दानिस्ता नहीं ले रहा क्योंकि उनकी बातें ज़रा ऐसी हैं कि जो फिर इनको काने को काना कहें या अंधे को अंधा कहें तो वो इस पे भी माइंड करता है ना। तो इसलिए ये उनके मुल्की और जो रियासती और सियासी झूठ और मुनाफकत की फ़ज़ा है, उसमें ये जो उन्होंने सीधी सीधी बातें की हैं ये ब्लास्फेमस समझी जा सकती हैं। ये समझा जा सकता है कि जी ये इन्होंने कोई मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ बात की है, जबकि ये उन्होंने सामने की बात की है। इत्तफ़ाक से पुराने जानने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, किताब से और मुताला करने की आदत रखने वाले शख्स हैं और अहमदी नहीं हैं। तो आम आदमी नॉन अहमदी जिसके बकरे ज़बा करने पे कोई FIR नहीं होती, वो सोच किस तरह रहा है, उसको फ़ील क्या हो रहा है। कहते हैं ये मुझे फ़ैसला महफूज करने की आज तक समझ नहीं आई। 8 साल में फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला नहीं आया। इस दौरान इलेक्शन हुए जिन पर इल्ज़ाम था, उनकी हुकूमत आई और ख़त्म भी हो गई, पर इलेक्शन कमीशन आज भी उस फ़ैसले पर सांप बनकर बैठा हुआ है। क्यों? यह है आम आदमी, पढ़े लिखे आदमी का सवाल। और कोई सवाल भी नहीं उठाया जा रहा कि फ़ैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा। ये तो सरीहन अवाम को मुगालते में रखने की कोशिश है। अगर जुर्म हुआ है तो सज़ा दें और अगर नहीं हुआ तो बाइज़्ज़त बरी करें। ये क्या ब्लैकमेलर्स की तरह इस फैसले को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आसिफ जरदारी की सज़ा के बाद आज तक किसी हुकूमत ने किसी एक शख्स को भी मुजरम साबित करके सज़ा नहीं दी। हाँ, मीडिया पर पूरा मुकदमा लड़ा जाता है, बाकायदा सबूत पेश किए जाते हैं और मज़े की बात है जवाब भी मीडिया पर आते हैं। कभी भी कमरा अदालत में अपनी बात कोई साबित करने नहीं जाता। कोई केस कभी अदालत में पहुंच भी जाए तो अदालत बजाय अवाम को हकीकत बताकर मुतमईन करने के सियासी और गैर सियासी किरदारों की सहूलतकार बन जाती है। कभी फैसला ऐसा आता है कि दोनों तरफ वाले जीत का जश्न मनाते हैं और कभी फैसला महफूज हो जाता है। आज तक चैप्टर 10 भी महफूज है। ये रियासत है या माफिया? ये आम कहती है तुमको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। वो जो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा ना होने की जस्टिफिकेशन के तौर पर आम शरीफ आदमी के ख़िलाफ़ कुर्बानी करने पे पर्चा काट देते हैं 298C का, उनके आम इंसान का आम सादा जहन क्या सवाल उठाता है? कहता है ये रियासत है या माफिया जो अवाम को कसदन ला इल्म रख कर लूट मार करने वालों की पूरी मदद करती है। सियासी मंजरनामे पर किसी भी जीत के डंके बजे नुकसान अवाम का ही होगा। अगर यही खेल है तो फिर अपनी रियासत और अपना पाकिस्तान अपने पास रखें। बॉर्न सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के ये अल्फाज हैं। बाय ऑल मीन्स कोई उसमें कोई गद्दारी, कोई इस तरह की हरकतें नहीं हैं, लेकिन आप एक लंबा अरसा खिलवाड़ी करते जाएं, झूठ ही बोलते जाएं, मुनाफकत ही करते जाएं
और वो आइन जिसकी आप रट लगाए रखते हैं हर वक्त, उसको इस तरह रखेल बना के उसके साथ इसी तरह के रखेल वाला सलूक करते चले जाएंगे, तो फिर आम आदमी यही कहेगा कि अगर यही खेल है तो फिर अपनी रियासत और अपना पाकिस्तान अपने पास रखें। ऐसी रियासत से वफादारी सिर्फ अपने ऊपर जुल्म है। इस खित्ते में जितनी भी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं सब हक हैं, और मुझे पाकिस्तानी होने पर सिर्फ दुख है और उन लोगों के साथ खड़े होने से तौबा है जो निज़ाम पर सवाल उठाने की बजाय सवाल सिर्फ मुखालिफ सियासतदान पर उठाते हैं। बहुत चुभने वाले और बहुत सख्त जाके लगने वाले जुमले थे, और हस्ती बस्ती रियासतें जो है वो इस पे सवाल इस तरह का उठाने पे चीं व जबीं भी होती हैं, लेकिन बहुत पुरानी बात है, यानी 2 दहाइयों से भी ज़्यादा पुरानी होगी, क्योंकि चौथे इमाम जमात अहमदी हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब के दौर की बात है। उन्हीं के अल्फाज में हमने एक खुतबे में सुने थे और मैं मफ़हूम उसका बता रहा हूँ। उन्होंने फरमाया था कि जितने आप पर यानी अहमदियों पर वहाँ मज़ालिम हो रहे हैं, इस मज़ालिम के दौर में से गुज़रते हुए ख़्याल रखिए कि आपने अपनी वतनीयत पर आंच नहीं आने देनी, क्योंकि जुल्मों के नतीजे में बाज़ औक़ात इंसान जिन पे जुल्म हो रहे होते हैं वो हुकूमत और वतन में फ़र्क करना भूल जाते हैं। ये भी उन्होंने अलहदगी पसंद तहरीकों की हिमायत या उनको जस्टिफाई किया ना इस फिक्रे में। तो एक ह्यूमन स्टफ़ था जिन्होंने उस वक्त इस तरह अहमदियों के आमद उन्नास को मुखातिब करके ये फरमाया कि आप लोगों को बहरहाल अपनी वतनीयत और हुब्बुल वतनी और वतन के साथ वफा वाला जो पोर्शन है आपकी ज़िंदगियों का और जो आपके ऊपर वो ज़िम्मेदारी है, जुल्मों के नतीजे में आपने उसको नज़रअंदाज नहीं करना। बहुत मुश्किल होता है। रियासत और रियासत के इदारे, रियासत के करते धरते वो इस खुली खुली नंगे इंसानियत किस्म की घटियापन पे उतर आएँ, और वही बात कि जी हमने इनको गिरफ़्तार इसलिए कर लिया, इसलिए पर्चे दे दिए कि नक्शे अमन का ख़दशा था। तो इसका मतलब है कि रियासत जो है वो सिर्फ़ ताकत और हड़बूंग और नॉनसेंस के आगे झुकेगी, और शरीफ़ुन नफ्स होना, बासलाहियत होना, अमन पसंद होना बाई इटसेल्फ वहाँ एक जुर्म बन जाएगा। ऐसी हालत में भी उस वतन के साथ वफा रखना और उसके जैसा तैसा भी वहाँ पे कोई लीगल सिस्टम है उसको ओन करना या उसको एटलीस्ट ऑनर करना उस लम्हे तक कि जब तक उसके पल्ले कख भी ना रहे, इसके लिए बहुत बड़े आसाब की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत बड़े सर्वाइवल गट्स चाहिए, और रेजिलियंस का लफ्ज़ तो आपने सुना ही होगा। वो रेजिलियंस भुगतनी पड़ती है अपनी ज़ात के अंदर। ये है वो इंसानी स्टफ़ जो वहाँ पर अहमदियों की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद है, और अदरवाइज तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है उनकी। अगर फ्यूचर में उनकी नज़र किसी बहुत बड़े टारगेट पर ना हो और उनको अपनी किसी ऐसी हैसियत और अहमियत का इदराक ना हो कि वो जैसे भी हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, कम वसाइल के साथ हैं, ज़्यादा वसाइल के साथ हैं, लेकिन बहरहाल ज़िम्मेदारी बिल आखिर अगर किसी इंसानी स्टफ़ और एक इंसानी फाइबर के ऊपर पड़ती है और वाक़तन कोई अगर इंसानों का तबका उन ज़िम्मेदारियों को और उन मुश्किल लम्हात को कबूल करके उनमें से आगे फ्यूचर में ज़िंदा रहने का रास्ता निकालने की इस्तात रखता है, वो सिर्फ यही एक ह्यूमन स्टफ़ बचता है। थड़े के तौर पर नहीं, तायीद के तौर पर नहीं, प्रैक्टिकली। मतलब मैंने अर्ज़ किया था कि किसी गैर अहमदी दोस्त से ये बात करते हुए कि जो रियासत आपको बकरे नहीं ज़बा करने दे रही, जो आपके बहाने से आपकी गिरफ्तारियों और आपके ऊपर पर्चे कटवाने के लिए हर वक्त फरीक है, उस रियासत को अगर हम बीमारी से मरते हुए नज़र आते रब्वा में, या जहालत से हमारी नस्लें ज़ाया होती हुई दिखाई देती,
तो आप सोच सकते हैं कि वो हमारे लिए वहां पर एक कनाल के अंदर एक चार दीवारी करके माड़ी सी डिस्पेंसरी भी, वर्किंग हॉस्पिटल तो बात की बात है, वो हमें बना के देते। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो हमें कोई अच्छा स्कूल या कोई मुनासिब सा स्कूल और स्टाफ भी वहां रख देते कि इनकी नस्लें ज़ाया। उनकी तो प्लान ही ये था कि इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएं और इनके जहालत के जहर से मारी जाएं। उनका तो प्लान ही ये है कि इनको जिनका सांस लेना आप रियासत और रियासत के अक्सरियती तबके को खल रहा है और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो आपको सेहत की, ज़िंदगी की, मईशत की वो सहूलतें कहाँ से प्रोवाइड करते, क्यों करते? लेकिन मैंने वही बात है कि वाक़यात और रोज़ाना की हुई बातें इतनी तेज़ी से दौरान प्रोग्राम सामने आती हैं कि कल मैंने किसी एनवायरनमेंट के स्टडी में पढ़ा कि पाकिस्तान जब बना था तो 19.5% एरिया पर जंगलात थे और अब 5 रह गए हैं। तो मैंने उस दोस्त से कहा कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जो रब्वा हमने ख़रीदा था उसमें 0% जंगलात थे, एक भी दरख्त नहीं था। और इस वक्त अगर रब्वा की आबादी 1 लाख के अराउंड है तो 20,000 से ज़्यादा दरख्त पले हुए खड़े नज़र आ रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा की प्लांटेशन है जो इब्तदाई स्टेज में है और अभी ये प्रोसेस आगे चल रहा है। और ये जो इस 20,000 की मैं बात कर रहा हूँ, ये उस वक्त प्लांटेशन हुई थी जब मैं पाकिस्तान में था और मेरे आने से ज़रा पहले वहाँ पंजाब के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलके एक डफर फॉरेस्ट रेंज में एक कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी तकरीब थी और मुझे उसको कंडक्ट करने के लिए वहाँ के जो फॉरेस्ट रेंजर थे महकमा जंगलात के, उन्होंने दावत दी हुई थी। मैं रेडियो पाकिस्तान से उसमें आया था और उसमें पूरे पंजाब के जो फॉरेस्ट चीफ थे वो भी थे और 2-3 डिप्टी कमिश्नर्स भी थे और ज़िली और रेंज की सतह के यानी डिवीजनल लेवल के जंगलात के ऑफिसर्स भी थे। पसीने में शराबूर वहाँ पर वो तकरीब हुई। तो जब वो सारे उसमें ज़ाहिर है गाइड करना लोगों को, जी दरख्त होने चाहिए, ये तो कहने की बातें हैं ना, होने चाहिए, लेकिन काट के ले जाने वालों को रोकने के लिए एक वायबल और वैलिड रियासती स्ट्रक्चर चाहिए होता है और फिर पब्लिक के अंदर ओनरशिप होनी चाहिए उस माहौल को बेहतर बनाने की। तो जब बाद में हम खाना वाना खा रहे थे तो मैंने कहा ये सारी आपकी मैंने भी सुनी और मैंने भी जो मुझे टास्क दिया गया था वो कर दिया, लेकिन क्या आप लोगों के इल्म में एक ऐसी जगह है पंजाब में जिसकी लंबाई 6.5 से 7 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 3.25 या 3 किलोमीटर बनती होगी और उस एरिए में 15 से 20 हज़ार की प्लांटेशन अभी हुई है कुछ अरसे के अंदर अंदर? तो वो कंजर्वेटिव थे जो सीनियर अफसर जंगलात के, कहते हैं हमें क्यों नहीं पता। मैंने कहा बस ऐसे ही होता है काम, जो है ना वो अत चुक के और हाहाकार मचा के नहीं होता, काम करने से होता है बस। बिल्कुल इसी तरह तालीमी इदारों के साथ सलूक हुआ, यही हाल आपके हॉस्पिटल्स और इन इदारों का हुआ, यही हाल आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करके ह्यूमन रिसोर्स को कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन स्टफ बनाने के लिए भी हुआ। इन तफसीलात के ऊपर अगर हम बात करते चले जाएं और इन तफसीलात को सामने रख के अपने फ्यूचर के ऊपर टारगेट कर लें तो हो सकता है कि वो स्टफ मज़ीद चंद लाख या कई लाख लोगों को बचा ले। लेकिन ये जो है कि ये 17 सीटें उन्हें जित लियां, 4 वो हार गए, ये बकवास है, इसमें अब कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। एक भी इस वक्त पार्लियामेंटेरियन ऐसा नहीं है जिसमें फ्यूचर को सामने रख के इस मुल्क का कुछ बना लेने के लिए सर धड़ की जान माल वक्त और इज्जत की कुर्बानी देने के लिए नीयत और उसके लिए हौसला मौजूद हो। बताएं उन पे बात करके, सिवाय अपना मोरल बर्बाद करने के और सिवाय अपने पास जो थोड़ी सी एनर्जी आपके पास है सोचने की, बात करने की,
और एक नया पैटर्न जो है उसका वज़ा करके लोगों के सामने रखने की, और एक नया रास्ता खुद बना के उस पर चल पड़ने की, वो ज़ाया करने के अलावा क्या इसमें से हासिल हो जाएगा कि ज़िमनी इलेक्शन में कौन कितनी जीत गया तो कौन कितनी हार गया? वो बंदा बताएं, वो लोग बताएं कि जिन्होंने मुल्क को किसी लाइन पे चढ़ाना हो। वो अहमदी नहीं, ये गैर अहमदी ने जो कुछ लिखा था वो मैंने आपके लिए रख लिया था, आपको सुना दिया है कि वो हाथ खड़े करके कह रहे हैं मेरी तौबा भाई। जिस दिन वो लोग आ जाएंगे उस दिन ये बकरे ज़बह करने पे FIR भी नहीं कटेंगी। उस दिन जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनको एक ही काम नहीं रह जाएगा कि वो सरकारी यूनिफॉर्म्स में जाके तो कब्रों के कतबे तोड़ते फिरें और मस्जिदों के मीनारे गिराते फिरें। उस दिन मुल्क इंक्लूसिव रवैयों के साथ सबको साथ लेके जब आगे की तरफ चलने वाला पॉलिटिकल स्टफ आ जाएगा, हम रोज़ बात किया करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास एक इंसानी तबका मौजूद है जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये गवाही दी हुई है, ये फ़ैसला दिया हुआ है कि कतब अल्लाह ला अगले बन्ना अना व रसुली और अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस छतरी का मिस्दाक जो इंसानी तबका है वो अगर उस छतरी से भाग भाग के उनके चस्के लेने जाएगा वो अपना ही बेड़ा गर्क करेगा। इस वजह से मेरा अब बाहर मुंह करने को दिल नहीं चाहता। फी अमानिल्लाह, आगे फिर मज़ीद कुछ और टॉपिक्स रखे हुए हैं, होगी आपसे बात इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।